Good morning, sir. Good morning. Yeah, we'll wait for a minute, okay, and then we'll start. Mahvish, in the meantime, please switch on your video, please. Okay, so yeah, we'll. Yes. Mayuri, on your video. Yeah, okay. Okay, so we will get started and let the others join in the meantime. Okay, we were doing current electricity in the last class. Mayuri, your video has gone blank again. Please reconnect. Good morning, sir. Good morning. Okay, so look Sir, at, हाँ, yes. सर एक्चुअली मैं आज क्लास नहीं अटेंड करूंगी, बस मैंने आपको बताने के लिए अटेंड करी क्योंकि सर मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ है, कोई घर है नहीं तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। Okay, okay, yeah, sure. मेरी सर एब्सेंट लगेगी फिर या फिर प्रेजेंट लगेगी? नहीं, एब्सेंट ही लगेगी ना, आप अटेंड नहीं कर रहे हो तो, बट इट्स अ गुड थिंग दैट यू टोल्ड मी, इट्स अ गुड थिंग. ओके सर और वीडियो ऑफ करके वीडियो ऑफ करके क्लास ले सकती हूँ? लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे ना, फिर वीडियो ऑफ करके लेंगे आप, क्योंकि कुछ और करेंगे, राइट? है ना, आप ध्यान तो दे नहीं पाएंगे क्लास में, है ना. कोई बात नहीं, यू अटेंड टू योर सिस्टर, नॉट एन इश्यू. मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, बाय आफ्टरनून यू विल हैव द वीडियो. आप तब आराम से देख लेना जब आपके पास समय होगा. ओके okay, so don't worry about that, take care of your sister, but also focus on your studies. आप बाद में आराम से पढ़ लेना इसको, ठीक है? ये वीडियो लिंक पे रहेगा, वहां जरूर देख लेना आप. ओके सर. ओके, so let's look at this graph. Okay, this is a semiconductor graph. So the very first thing, right, is that it is not the linear graph like you have expected for the VI, right? Now the first question is that does this graph have some negative resistance at some place? If it has, then where does it have the negative resistance? Okay, somebody would answer that question. Nikhil, Arun, please switch on your videos better. निखिल, अरुण, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना. इसमें कहीं पे क्या कोई नेगेटिव रेजिस्टेंस है? अगर है तो कहां है? Any ideas? Mahavi, Sharun, can you answer this question? बेटा बोर्ड का क्वेश्चन है ये, इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं. देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता क्या है? इट इज V by I होता है, वही रेजिस्टेंस होता है ना.
अगर V by I होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये तो I by V है स्लोप इसमें, राइट? लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये वाला जो स्लोप है ये नेगेटिव है, ओके? तो यहाँ पे जो स्लोप है ये I by V है, ऑल्दो ओके द स्लोप इज I by V, लेकिन ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। सो पहले का आंसर है इन द रीजन DE। अब ये दूसरा पूछ रहा है वेयर इज द ओम्स लॉ ओबेड। ओम्स लॉ में क्या होना चाहिए, V और I के बीच में एक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, राइट? वो रफली देखिए CD में तो नहीं है, DE में तो नहीं है, तो BC जो है ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ये, लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। देखिए तो वी कैन से वेयर इज ओम्स लॉ ओबेड, ओके इट इज ओबेड, approximately obeyed, okay, in BC region। ठीक है, ये approximately obeyed है BC region में। Please switch on your videos, all of you please। अरुण, हरीश, निखिल, सौरभ, महावीश, वीडियो ऑन रखिए बेटा। आप लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन रखते हो? क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा बार बार बीच में। निखिल, यू आर द ओनली वन जिसका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कर लीजिए। Yeah, okay, so अब ये let's look at the next question। See, these are very simple conceptual question, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, but this will help you clarify your basic understanding। नाइक्रोम और कॉपर को सेम लेंथ के वायर हैं, सेम रेडियस के, यानी फिजिकली सेम है, रेजिस्टिविटी से ही फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, डायमेंशन से फर्क नहीं पड़ेगा। आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये नाइक्रोम का वायर है, ये जो है ये कॉपर का है, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करा हुआ है और बैटरी से लगा दिया गया, ठीक है। दिस इज अ सीरीज कनेक्शन नाउ। तो अब एक करंट जा रहा है इसमें से, विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर। अब सीरीज की खासियत क्या होती है, जब सीरीज में कोई चीज होती है तो दोनों में से सेम ही करंट जाता है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। और जूल्स हीटिंग लॉ क्या कहता है, I, what is the heating effect of the current? Heating effect of the current क्या फॉर्मूला है उसका, H is equal to I square RT। I square R, ठीक है, is the heating। और टोटल हीट निकालना है तो मल्टीप्लाई विद टाइम ऑल्सो वी हैव टू डू, राइट। तो ये जो है हीटिंग इफेक्ट है बाय जूल्स लॉ, राइट। सो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट अप होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट बोलने से पहले आपको ये देखना है कि उसमें करंट कांस्टेंट है दोनों में, या दोनों में वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस दोनों तरह से आ सकता है। जैसे इसमें सीरीज की वजह से हमें पता चल गया कि दोनों में करंट सेम है, तो हम I स्क्वायर R वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे, क्योंकि इसमें I कांस्टेंट है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता, ठीक है ना, यहाँ नाइक्रोम है या, तो इसमें दोनों पे वोल्टेज सेम होती, तब हम V स्क्वायर बाय R वाला हीटिंग इफेक्ट यूज करते, ठीक है। तो यही इसमें एक ट्रिक होती है कि कौन से वाला यूज करना है। तो अब हमें पता चल गया जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा हीट होगा। अब कौन किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, नाइक्रोम की या कॉपर की? हाँ, सो इसका मतलब हीटिंग इन नाइक्रोम इज मोर देन द हीटिंग इन कॉपर।
The EMF of a cell is always greater than its terminal voltage. Why? These are all 1 mark reasoning questions. Can somebody answer this question कि क्यों EMF ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से? All the videos have gone off other than Mahavish. Please switch on your videos. सर मेरी तो ऑन है। हाँ, other than Mahavish is what I said. हाँ, बोलिए। EMF ज्यादा क्यों होता है टर्मिनल वोल्टेज से? ठीक है ना, EMF की जब हम बात करते हैं, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है। क्यों होता है? Each cell has an EMF and there is an internal resistance associated with each cell. Okay, अब internal resistance है. So when the cell is connected to a circuit, okay, current flows. This causes a potential drop across the internal resistance. Okay, that is why the terminal voltage is lower than the EMF. क्योंकि एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जब करंट पास होता है। जब तक करंट पास नहीं होगा तब तक सेम है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज तो हम तब मेजर करते हैं जब उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं और तब करंट पास होता है और तब ये वोल्टेज ड्रॉप होती है। ये मैंने although I could have just told orally, ये मैंने लिख के इसलिए बताया है कि we should be able to express the answer in the exam. Okay, why are the connections between the resistors in the meter bridge made of thick copper strips? Okay, so thick क्यों होते हैं और copper क्यों होते हैं? Essentially we have to answer both the things. Why? हरीश, जनेंद्र, निखिल, बेटा वीडियो ऑन रखिए और ये बताइए कि क्यों होता है। एनीबडी कैन आंसर दिस, दीज आर इजी क्वेश्चंस। सर कॉपर का सर गुड मेल्टिंग पॉइंट होता है, हीटिंग ओके, इफेक्ट इसका। हाँ तो देखिए वो भी सही है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन एक्चुअली इट्स वेरी रेयर कि कोई भी मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ, that is the right answer. So copper has low resistivity. ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जगह क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, बहुत अच्छी बात है। थिक क्यों यूज करते हैं? देखिए पूरे नंबर पाने हैं तो हमें दोनों चीजों का जवाब देना है कि थिक क्यों होता है और कॉपर क्यों होता है। कॉपर का उत्तर है कि उसकी लो रेजिस्टिविटी होती है। और थिक क्यों यूज करते हैं फिर? थिक का मतलब क्या होता है? थिक का मतलब होता है बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया। बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को थिक बोला जाता है नॉर्मल इंग्लिश में, राइट? क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो क्या कम हो जाएगा? किसी भी रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर ये होते हैं, बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी एंड सिंस द स्ट्रिप्स आर थिक द ओवरऑल रेजिस्टेंस बिकम्स लो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कम हो गई, तो हम क्यों चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो मीटर ब्रिज में? ताकि सर करंट अच्छे से फ्लो कर सके। हाँ, लेकिन मीटर ब्रिज में खास बात क्या है कि हम चाहते हैं कि करंट अच्छे से फ्लो करे। वैसे तो हम देखिए करंट तो फ्लो करेगा ही, लेकिन मीटर ब्रिज में अगर कनेक्शंस की रेजिस्टेंस हाई है तो जो हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो इनएक्यूरेट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मीटर ब्रिज में, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा है, बीच में ये गैल्वेनोमीटर है, राइट। तो अब अगर यहाँ पे हमने तो केवल इस रेजिस्टेंस को कंसीडर किया, इस नॉन रेजिस्टेंस को कंसीडर किया, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे भी कहीं कहीं पे रेजिस्टेंसेस हैं, वो अगर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इट इज बेटर दैट दे आर क्लोज टू जीरो, राइट। सो द फुल आंसर इज, उतना एक्सप्लेन करके नहीं लिखना, एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूं, आपको ये लिखना है बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी एंड थिक स्ट्रिप्स मेक द ओवरऑल रेजिस्टेंस वेरी लो एंड हेंस द एरर्स इन द मीटर ब्रिज रीडिंग्स आर लोअर। ठीक है, इट इज टू रिड्यूस द एरर्स। फाइनल रीजन है इट हैज टू रिड्यूस द एरर्स। Why is it generally preferred to obtain the balance point in the middle of the meter bridge wire? ठीक है, ये चीज जब हम क्लास में भी ये हमने पढ़ा था, तो आई सेड कि हमें R और S को इस तरह चूज करना चाहिए कि वो रफली द सेम है, रफली, not exactly the same but roughly the same. Okay, why do we want them roughly to be same? So that the balance is obtained at the center, near the center at least. उससे क्या फायदा होता है? ठीक है, this is a slightly tricky question but I answered it at that time. The answer is that it helps reduce the errors, okay, which can be introduced by wrong measurement of the length. ठीक है, इसको डिराइव किया जा सकता है, बट दैट्स अ लॉन्गर डेरिवेशन, we need not go into that at least, but we can say that if the meter wire reading is towards the center, the overall errors in the system are lower. Okay, which material is used for the meter bridge wire and why? ठीक है, तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज के वायर में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? सर एलॉय। हाँ, एक एलॉय यूज किया जाता है, वो उसका नाम क्या होता है? कॉन्स्टेंटिन। ठीक है, कॉन्स्टेंटिन। ओके, तो कॉन्स्टेंटिन जैसे नाम से ही पता चलता है कि इसमें कांस्टेंट है कुछ। क्या चीज कांस्टेंट होती है इसकी रेजिस्टेंस जो है या इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती, रहती है सर। ठीक है, यानी कि इट हैज वेरी लो कोएफिशिएंट, क्योंकि सर ना होती है नहीं है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो, सॉरी बोलो। कुछ नहीं सर। अच्छा, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो लो होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये कोई भी टेम्परेचर और लगभग सेम रहता है, और जैसे ही हम करंट पास करना शुरू करते हैं तो थोड़ी हीटिंग हो ही जाती है, और हम नहीं चाहते कि एक्सपेरिमेंट के बीच में ही हमारी रीडिंग्स बदलने लगे, राइट। इसलिए लो
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और फैक्टर है हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी की वजह से क्या होता है कि सर इससे रेजिस्टिविटी हाई की हो जाती है सर इसमें? नहीं, इससे नहीं हाई होती, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। इसका सर एक तो, हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ इसमें रेजिस्टिविटी हाई क्यों हो जाती है सर? नहीं, वो रेजिस्टिविटी हाई होती है कांस्टेंटिन की, हो नहीं जाती है, होती है। सर देखिए क्यों? इन जनरल मेटल्स, जो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स is very low compared to resistivity of, just a second, okay, is in general very low compared to resistivity of alloys, okay। और इसका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि जो हमारा ये देखिए वायर है, हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, और फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें ट्रेवल करते हैं। अब क्या होता है कि जब उसमें एलॉय होता है, एलॉय मतलब मिक्सचर, तो इसमें दूसरे इंप्योरिटीज हैं इसमें, राइट, मतलब दूसरे मेटल या नॉन मेटल्स हैं। तो इसकी वजह से ये लैटिस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में तकलीफ आती है, उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो टोटल रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है। दे कोलाइड मोर ऑफन बिकॉज लैटिस जो है खराब हो जाता है। जैसे कि आप एक उखड़ खाबड़ रोड पे चलेंगे तो स्लो चलेंगे, राइट, उसी तरह से टूटे हुए लैटिस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स धीरे चलते हैं, इसलिए एलॉयज की रेजिस्टेंस हाई होती है। और ये चाहे वो हम कोई भी अब एलॉय हो, चाहे वो नाइक्रोम हो, चाहे मैग्नानिन हो, चाहे कॉन्स्टेंटिन हो, लेकिन हमको ये नाम एक तो याद जरूर रखना है, एक नाइक्रोम याद रख सकते हैं, ठीक है ना, इन सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसका गुड आंसर इज कॉन्स्टेंटिन। रीजन दो है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कि टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगा। दूसरा है हाई रेजिस्टिविटी। अब हाई रेजिस्टिविटी हमें क्यों चाहिए होती है मीटर ब्रिज में या पोटेंशियोमीटर में, सभी में हमें हाई रेजिस्टिविटी इसलिए चाहिए होती है, इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट हायर हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ये वायर है, इसमें यहां से यहां तक मान लीजिए टोटल पोटेंशियल ड्रॉप केवल 1.1 वोल्ट है, 0.1 वोल्ट है, तो आप इसमें कौन सा सेल की ईएमएफ नापोगे और किस रेजिस्टेंस को नापोगे? 0.1 वोल्ट तो बहुत छोटा है। हम ये चाहेंगे कि अगर हमको सेल नापना है और वो भी कहीं सेंटर पॉइंट पे जाकर हमारा बैलेंस पॉइंट आए, और सेल का मान लीजिए ईएमएफ 1.5 होता है, तो कम से कम 3 वोल्ट तो ड्रॉप हो यहां, राइट। तो वो कब होगा? जब इसकी रेजिस्टेंस हायर होगी। तो कॉन्स्टेंटिन हमें दो चीजें देता है, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे अगर, तो इस तरह के कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, किसी और वर्डिंग्स में आएगा, वो आप सब आंसर कर सकते। Write any two factors affecting internal resistance of a cell. सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस किन चीजों की वजह से बढ़ जाती है? What are the two factors? ओके, तो उसके लिए हमें सेल के बेसिक स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। सेल में क्या होता है, एक ऐसे सेल होता है और उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड, और अंदर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होता है, राइट। बिल्कुल रफ अगर हम समझे तो ऐसे है, और बाहर ये इस तरह से किसी रेजिस्टेंस में करंट ड्राइव कर रहा है। तो पहली सर एक चीज, डिस्टेंस अफेक्ट करेगा और एक एरिया।
हाँ, तो हर चीज अफेक्ट करेगी। एक तो इसके बीच का डिस्टेंस इफेक्ट करेगा, ये प्लेट्स का एरिया भी इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, जो इनका एरिया है, ठीक है। और क्या, ये जो द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। ओके, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, ये बहुत बड़ा इफेक्ट लाएगा। इसमें नॉर्मली किन चीजों का इफेक्ट होगा? एक तो ये है कॉम्पोजिशन का, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन से भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें जो मोबिलिटी है, जो जो अवेलेबल आयंस है ट्रेवल करने के लिए, वो कम होंगे, तो आसानी से आयंस ट्रेवल नहीं करेंगे। अवेलेबल ही कम है तो कम ट्रेवल करेंगे, रेजिस्टेंस हायर होगी, ठीक है। So we can say it's the nature of electrolyte. We can also say concentration of electrolyte. We can say the distance between the electrodes. We can say the effective area of the electrodes. All are correct. Okay. Write two possible causes for one-sided deflection in a potentiometer experiment. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, और ये बात कर रहा है कि हमें वन साइडेड डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we are trying to connect one of the keys and we are trying to find the balance point, ठीक है ना। तो बैलेंस पॉइंट, और ऑब्वियसली वन थिंग, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो बैलेंस पॉइंट किस तरह ढूंढा जाता है? हम क्या करते हैं, इस पे इसको स्लाइड करते हैं, जंपर को। जब हम जंपर को या पॉइंटर को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, तो हम ये नोटिस करते हैं कि एक समय पे डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है। जब ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदलती है तो हमें पता चलता है कि कहीं बीच में 0 पॉइंट रहा होगा, फिर हम उसको आगे पीछे करके जब तक बिल्कुल 0 नहीं मिलता वहां पे ले आते हैं, राइट। अब आपने ये सेटअप बनाया और आपको पता चला कि डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आया एट दिस पॉइंट रफली। आपने पूरा स्लाइड करके यहां तक आ गए, डिफ्लेक्शन इसी डायरेक्शन में ही रहा। इससे आपको क्या पता चला इससे आपको, कि इस वायर पे कहीं पे भी बैलेंस पॉइंट आया ही नहीं, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन कि ऐसे क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से 0 पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन्ड और द बैलेंस पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन्ड। उसी को कहने का दूसरा तरीका है कि ओनली वन साइडेड डिफ्लेक्शन हमें मिलता रहा। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नाउ? सर क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो वायर कनेक्ट से इसका हाई है, इसलिए हमें सर इसका डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिल पा रहा है सर। वो क्या है इसमें, किसका रेजिस्टेंस हायर है? सर ये जो वायर है, ये जो जिससे हम इसको मीटर वायर है, हाँ मीटर वायर है, हाँ, इसका क्या है? रेजिस्टेंस हाई है सर, जिसकी वजह से हमें पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर बैलेंस पॉइंट हो। तो ये देखिए, अगर समझिए कि मान के चलिए कि ये जो है ये 3 वोल्ट का था, ठीक है। अब ये ले लीजिए कि ये मान लीजिए 10 वोल्ट का था, है ना। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई यहां कहीं तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, यहां कहीं पे इधर डिफ्लेक्ट होगा, है ना, क्योंकि अगर ये 10 वोल्ट का ग्रेडियंट है।
अब ये सोचते हैं कि ये जो वायर है ये लो रेजिस्टेंस वायर है, ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस वायर है। अब अगर ये वायर लो रेजिस्टेंस वायर होगा तो ये 10 वोल्ट कहां पे ज्यादा ड्रॉप होगा, यहां पे या ये जो रियोस्टेट है इसमें? ज्यादा से ज्यादा ये यहीं का यहीं ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस इससे ज्यादा हो गई है। तो ये जो वायर है ये लो रेजिस्टेंस है और रियोस्टेट इज सेट एट अ हाई रेजिस्टेंस। तो पता चला कि ये टोटल जो है ये 1 वोल्ट ही आ रहा है यहां। तो हम इसको कहीं पे भी स्लाइड कर लें ये 3 वोल्ट इससे बड़ा ही रहेगा, कभी भी बराबर नहीं होगा, राइट? तो वन साइडेड, तो वन हमारा रीजन हो गया कि द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर वायर is much less than resistance of rheostat. ओके, तो ये एक हो गया हमारा रीजन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि ये सेल ही हमने बहुत छोटा लगा दिया, मान लीजिए 1 वोल्ट का ही सेल लगा दिया बस, फिर चाहे इसकी कोई भी रेजिस्टेंस हो, रियोस्टेट की कोई भी सेटिंग हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी 1 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा। और हम फिर 3 वोल्ट के ईएमएफ को कैसे बैलेंस करेंगे, इम्पॉसिबल है। तो दूसरा रीजन हम ये भी दे सकते हैं कि द ड्राइविंग सेल EMF is lower than the EMF being measured. ओके, सो इसको ड्राइविंग सेल बोलते हैं क्योंकि ये इसके EMF में अदरवाइज हम इंटरेस्टेड नहीं है, बस एप्रोप्रिएट EMF होना चाहिए, एग्जैक्टली पता हो जरूरी नहीं है, लेकिन एप्रोप्रिएट होना चाहिए और बिगर होना चाहिए देन द EMF बीइंग मेजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोटिस करिए कि ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक में डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा, राइट? अगर आपने चैप्टर केवल पढ़ लिया है, जनरली पढ़ लिया है, तो फिर ये आंसर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। ये आंसर्स आपको तब मिलेंगे जब आप उसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, और काफी हद तक जब थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे ना आप, जो बुक में न्यूमेरिकल्स हैं, उनसे भी कई बार ये आपको आइडिया लगने लगता है कि जब ये वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, एंड सो ऑन। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। ओके ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। Write 2 factors by which current sensitivity of a potentiometer can be increased. Okay, this is a very, very good question. Okay, not a easy question, although it might be just for 1 mark, but it is a very good question. कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है पोटेंशियोमीटर की? सर एक बार सेंसिटिविटी एक्सप्लेन कर दी थोड़ी सी। हाँ, सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि ये हमारा वायर है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्लाइडर आ रहा है। अगर मैं इस स्लाइडर को थोड़ा भी इधर या उधर मूव करूं तो मैं चेंज मेजर कर सकता हूं, यानी कि मैं मान के चलिए I can measure a change which is very small, like 0.01 एम्पियर का चेंज, ठीक है ना? तो कोई भी चीज को हम ज्यादा सेंसिटिव कब बोलते हैं? जब वो छोटे मेजरमेंट्स को कर सके, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपके घर में वेइंग स्केल है जिसपे आप अपना वेट लेते हैं,
तो उसकी सेंसिटिविटी ये है कि अगर आप खड़े हुए हैं उसके ऊपर, राइट, और मैं आपके हाथ में एक कोई छोटी सी चीज, जैसे मान के चलिए मैं एक मटर का दाना रख देता हूं आपके हाथ, तो क्या रीडिंग बदलेगी उस स्केल की? नहीं सर। नहीं बदल पाएगी, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कम है। लेकिन जो सुनार के पास स्केल होता है जिस पे तोल के वो सोना बेचता है, उस पे अगर एक धूल का कण भी आके बैठेगा तो उसकी रीडिंग बदल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा स्केल जिसकी रीडिंग कम चेंज से ही बदल जाए उसको ज्यादा सेंसिटिव कहा जाता है, राइट। दूसरी भाषा में वो जो छोटे चेंजेस को मेजर कर सके। तो वो हम कैसे करेंगे? बताइए। देखिए, अभी हम मान लीजिए इसको 1 मिलीमीटर मूव करते हैं, राइट। 1 मिलीमीटर मूव करते हैं तो हम 0.1 एम्पियर मेजर करते हैं डिफरेंस, राइट। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा के डबल कर दूं, ठीक है ना, तो मैं 1 एम्पियर कब मेजर करूंगा डिफरेंस, या 1 मिली वोल्ट का डिफरेंस, या वोल्टेज या करंट, वो तो सेंसिटिविटी सेम रहेगी। वो मैं कब मेजर करूंगा? पहले 1 मिलीमीटर पे कर रहा था, इसको डबल लेंथ कर दी तो 2 मिलीमीटर पे करूंगा, यानी कि 1 मिलीमीटर में इससे आधे को मेजर करूंगा, राइट। सो एक तरीका सेंसिटिविटी बढ़ाने का ये है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर। सर दूसरा सर मटेरियल नहीं ले सकते? देखिए, आप मटेरियल बदल सकते, डेफिनेटली बदल सकते, लेकिन मटेरियल बदलने से प्रॉब्लम आपको, देखिए आप मटेरियल बदल देते हैं मान लीजिए, उस तरह से आपको एक्चुअली रेजिस्टेंस बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। जो इस वाले पॉइंट की बात है, इसमें आप रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, आप क्या बढ़ाना चाह रहे हो कि मैं इसको करंट। थोड़ा सा मूव करूं तो जो चेंज इन करंट है वो कम हो, चेंज इन करंट को। चेंज इन पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हो, राइट। तो आप ये सर। चाहते हो कि चेंज इन पोटेंशियल कम हो, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो, राइट। यू वांट टू रिड्यूस द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो, लेंथ बढ़ा दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। लेंथ डबल कर दी, पोटेंशियल ग्रेडियंट आधा हो गया। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि ये पोटेंशियल जो है यहां से यहां के बीच का, वो ही कम कर दो, तो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? वोल्टेज बाय लेंथ। या तो मैं लेंथ को बढ़ा दूं और वोल्टेज को गिरा दूं, और वोल्टेज को मैं कैसे गिराऊंगा? यहां पे मेरे पास जो रिहोस्टेट लगा है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो यहां पे वोल्टेज गिर जाएगी, या फिर छोटी बैटरी लगा दूंगा तो ये वोल्टेज गिर जाएगी। आई हैव टू वेज ऑफ चेंजिंग द वोल्टेज, ओके। बट इन जनरल we can answer ki increase the length of the wire or reduce the current in the wire, okay. This is same as saying reduce potential across the wire, okay. We are coming to an end. We will continue with the discussion after 1 hour, right? Yes,
After 1 hour, we will continue with the discussion. Okay? So we'll meet after 1 hour. Thanks for now. Bye-bye.